हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति सक्सेना एंड वेलकम टू एआई सब इनिशियल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके सेक्शन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी उसका। अब देखते हैं कि आखिर ये सेक्शन 11 कहना क्या चाह रहा है। सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। इसका मतलब ये है कि वो फैक्ट्स जो वैसे तो रिलेवेंट नहीं माने गए हैं लेकिन वो रिलेवेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, अगर वो फैक्ट जो प्रस्तुत किया गया है वो इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ, तो फिर वो फैक्ट रिलेवेंट हो सकता है। If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसका मतलब है अगर आप उस फैक्ट को कनेक्ट करोगे एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस से, किसके, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ, तो वो हाईली प्रोबेबल या फिर हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगा। या तो बिल्कुल ही प्रोबेबल या फिर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब या तो वो चीज हुई ही होगी या तो वो चीज बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो वो हाईली प्रोबेबल या फिर हाईली इम्प्रोबेबल होगा उस फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ। तो जनरली वो रिलेवेंट नहीं है लेकिन अब इस सिचुएशन में रिलेवेंट बन जाएंगे। तो अब इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं इसका इलस्ट्रेशन। देखिए इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, the circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. अब ये illustration क्या कह रहा है? प्रश्न ये है कि क्या A ने क्राइम किया है? तो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जो ये दिखा रही हैं कि क्राइम ए, बी, सी या फिर डी में से ही किसी ने कमिट किया है। तो जो भी फैक्ट ये शो करने के लिए दिया जाएगा कि जो क्राइम हुआ है वो बी, सी, डी के द्वारा किया ही नहीं जा सकता या फिर किया ही नहीं है, तो फिर वो सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, प्रश्न ये है कि क्या ए ने कमिट किया है क्राइम। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि क्राइम बी, ए, बी, सी या डी में से ही किसी ने किया है। मतलब मान लीजिए कि एक कमरा है, उसमें ई नाम का व्यक्ति रहता है और ए, बी, सी, डी उसके दोस्त हैं और वो गए थे पार्टी करने और वहां हो गया ई का मर्डर। तो प्रश्न ये है कि क्या ई को मारा है। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उस कमरे में ए, बी, सी, डी और ई के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, ना ही कोई आ सकता था ना ही कोई जा सकता था और ई की हो गई मृत्यु। तो वो सारे फैक्ट्स सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे, जो ये शो करेंगे कि क्राइम बी, सी, डी कमिट कर ही नहीं सकते। ज्यादा क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं हम प्ली ऑफ एलिबी क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एलिबी क्या होता है। तो एलिबी का मतलब होता है कि एक पर्सन जो एब्सेंट था जब ऑफेंस हुआ लेकिन उस पर चार्ज लगा दिया गया उस ऑफेंस का। एक्चुअल में जब कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ तब वो पर्सन उस जगह मौजूद ही नहीं था, तो हम इसे कहेंगे एलिबी। अगर इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो अपील करता है तो इसे हम कहेंगे प्ली ऑफ एलिबी। अच्छा, प्ली ऑफ एलिबी को हम कह सकते हैं एल्सवेयर और समवेयर एल्स। प्ली ऑफ एलिबी में दो बातें जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो एक्यूज्ड के ऊपर ही होगा, मतलब उस पर्सन के ऊपर ही होगा जिसके ऊपर ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है। क्या आप प्रूफ कीजिए क्या आप उस समय पे उस जगह पे मौजूद नहीं थे। और दूसरी बात, जैसे कि सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ ये अधिनियम अप्लाई नहीं होता, तो उसमें एक वर्ड था एफिडेविट्स। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आप एफिडेविट्स के रूप में रिकॉर्डेड बयान आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसमें एक और सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। हम कहते हैं ना 161 के बयान हो गए क्या सीआरपीसी में, तो 161 के जो बयान हैं विटनेस के
वो इनएडमिसिबल होंगे एज अ एविडेंस। कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी। कोर्ट साफ साफ कह देगी कि ये 161 के विटनेस के बयान हैं जो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्ली ऑफ एलिबी इन रिलेशन टू को एक्यूज्ड। सिर्फ इस आधार पर को एक्यूज्ड की प्ली ऑफ एलिबी मंजूर नहीं की जाएगी कि जो एक्यूज्ड है उसके लिए भी प्ली ऑफ एलिबी मंजूर करी गई है। को एक्यूज्ड को अगर प्ली ऑफ एलिबी मंजूर करानी है तो उसके लिए उसको वैलिड एविडेंसेस प्रस्तुत करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने। वैलिड ग्राउंड देना पड़ेगा कोर्ट को कि वो उस समय पे जब कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ, जब वो ऑफेंस हुआ तब वो वहां पर नहीं था। बिना मटेरियल रीजन के, बिना मटेरियल ग्राउंड के कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी प्ली ऑफ एलिबी। अब इस सेक्शन के साथ एक और सेक्शन पढ़ते हैं, वो है सेक्शन 32। ऐसा क्यों कहा मैंने? चलिए खोलिए अपनी बेयर एक्ट में सेक्शन 32, जो कि बात करता है कि अगर कोई पर्सन मर गया है या फिर कोई पर्सन मिल नहीं रहा है एक्सेट्रा, तो उनका बयान रिलेवेंट कब होगा। ऑल दो ये इनएडमिसेबल है, लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं कुछ केसेस में, और वो केसेस हम सेक्शन 32 में ही पढ़ेंगे। यहाँ आपके लिए ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि जो डेड पर्सन है, जो मिल नहीं रहा है, उसका स्टेट में रिलेवेंट माना जाएगा, लेकिन उसके सारे जो क्लॉजेस हैं वो अप्लाई नहीं होते सेक्शन 11 पे। उस पर सिर्फ यही चीज अप्लाई होगी कि ये जो बयान है जो किसी डेड पर्सन के या फिर जो पर्सन मिल नहीं रहा है उस पर्सन के, वो इतना प्रोबेबल है या फिर इतना प्रोबेबल नहीं है फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ, तो फिर वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ा था हमने? यह पढ़ा था हमने सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 में। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया हो कि प्ली ऑफ एलिबी है क्या और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो वैसे तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन रिलेवेंट हो जाते हैं। एक बात याद रखना कि सारे फैक्ट्स जो इररिलेवेंट है वो रिलेवेंट नहीं हो जाएंगे। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन क्लॉजेस गिवन इन सेक्शन 11, सम शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सामने वाला जो एक्यूज्ड है या फिर को एक्यूज्ड है वो वैलिड ग्राउंड्स दे रहा है, उस पर्सन की प्ली ऑफ एलिबी एक्सेप्ट कर ली जाएगी, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज याद रखने वाली, 161 के बयान सीआरपीसी में जो विटनेस के लिए जाते हैं वो इनएडमिसेबल होंगे इस धारा के अंतर्गत। तो इस सेक्शन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।